एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी की जो वैकेंसी है 2026 के लिए, उसका जो नया पैटर्न है, उसका सिलेबस क्या है, उसको डिकोड करेंगे। साथ में देखेंगे कि हमें किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, यानी क्या पढ़ना चाहिए और क्या हम उन चीजों में कोई चीजें छोड़ सकते हैं। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यदि आप इस वैकेंसी के बारे में पहले नहीं जानते थे और अगर आप लोग 20 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी सब्जेक्ट में किया है, साथ में आपके ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, या फिर आपने संस्कृत विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस भी जान लीजिए कि इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो है वो होता है प्री का एग्जाम, जो केवल क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट नहीं बनाई जाती है। दूसरा जो स्टेज आएगा वो होता है मुख्य परीक्षा का। इसमें आपकी मेरिट बनेगी, यानी मेरिट आपकी इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा की बेस पर बनाई जाती है। और तीसरा स्टेज इंटरव्यू होगा। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो ये परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 अंक, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 1/4 अंक काट दिए जाएंगे। और यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 जुलाई, और इसका प्री का एग्जाम जो होगा वो अगस्त में होगा, और मुख्य परीक्षा जो होगी वो नवंबर में और दिसंबर के आसपास आपका इंटरव्यू होगा। तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने पीजी हिंदी या फिर संस्कृत विषय में किया हुआ है। और यदि आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के ऊपर पहुंच गई है तो इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अपर एज लिमिट भी दी गई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यदि आप OBC SC ST से हैं तो यहाँ पर आपको उम्र में छूट भी मिलेगी। इसके बाद बात करें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी किसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, यानी पहला स्टेज है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा अधिकारी के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला चेंज जो है ये इस बार हुआ है। इसके पहले सिर्फ ये 3 चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज इस बार इसमें ऐड हुआ है, और उसके क्वेश्चन है 25, जिसका वेटेज भी इन सभी विषयों से ज्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक दिए जा रहे हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें मुख्य परीक्षा में भी इस बार बदलाव आया है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, GA ये सारे क्वेश्चंस इन विषयों के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ ये विषय भी आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, पहले 45 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है वो 50 है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है वो पहले भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और इस बार भी 2 क्वेश्चन है जिसे आपको टाइपिंग के द्वारा ट्रांसलेशन करना होता है। अब बात करें कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है या फिर इंग्लिश, GA, रीजनिंग के प्रश्न आने ही उसका सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, पैराजम्बल्स, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग जो है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, इनइक्वलिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डेटा है, लॉजिकल रीजनिंग है, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो GA के जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो GA के क्वेश्चन में आपको भारतीय रिजर्व बैंक के जो ये पूरा जितना GA का सिलेबस होता है वो बैंकिंग विशेष पर आधारित होता है, यानी करंट अफेयर्स है या फिर कोई सामान्य ज्ञान का कोई क्वेश्चन है, वो ज्यादातर आपका बैंकिंग विशेष पर आधारित होगा, जिसमें से आपको नॉलेज होनी चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में, बैंकिंग अधिनियम, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, UPI, NEFT, RTGS, IMPS, NPCI,
बेसल मानदंड जो होते हैं, बैंकिंग शब्दावली जो होती है, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बाद करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप पिछले 6 से 7 महीने या 8 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल होती हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, बजट, सरकारी योजनाएं, बैंकिंग समाचार, पुरस्कार, नियुक्तियां, खेल, पुस्तकें एवं लेखक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जिसका वेटेज भी ज्यादा है, प्री में आपके 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं और मेंस में आपके 50 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलता है। तो ये इसका वेटेज भी ज्यादा है। और यहाँ पर हम राजभाषा अधिकारी के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं, पहले इतने ज्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, तो हिंदी व्याकरण भी आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक हिंदी ऑफिसर या फिर राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वाक्य शुद्धि है, वर्तनी है, विराम चिन्ह है। तो इस तरीके से आप हिंदी व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें क्या छोड़ सकते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण में रस है, छंद है, अलंकार होते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। इनका ज्यादातर टीचिंग जो एग्जाम्स होते हैं या फिर अन्य एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादा किस में फोकस करना है, जैसे आपका वाक्य शुद्धि है, क्योंकि ट्रांसलेशन का काम है, तो वाक्य शुद्धि है। वर्तनी क्या है, क्योंकि मात्राएं बहुत जरूरी होती हैं किसी भी शुद्धता के लिए। विराम चिन्ह है, इन सबको ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर हम इन सभी की बात करें, तो ये सभी ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं, ये सारे छोटे बच्चों की चीजें होती हैं जो आपको एक बार सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा और ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स है, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, विराम चिन्ह, इस पर ज्यादा आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजभाषा संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से, सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट राजभाषा से क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ध्यान देने की है। अब इस राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें आपके संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक दिए गए हैं। संघ की राजभाषा क्या होती है, उसकी लिपि क्या होती है, उसमें नंबर जो यूज होते हैं वो किस प्रकार से है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्यों की राजभाषा क्या होती है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी होती है, उनकी कार्यवाहियां जो होती हैं वो किसमें की जाती हैं। भाषा संबंधी आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। राजभाषा अधिनियम 1963 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था, उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इसमें जो धारा है वो है 9 धाराएं, उनके बारे में जानना जरूरी है। इसमें संशोधन कब कब हुआ है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। इसके बाद राजभाषा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, जिसमें से नियम 1 से 12 नियम जो होते हैं, पूरे आपके इसमें 12 नियम होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्षेत्र का, ख और गा की बात की गई है इसमें, इसके बारे में जानिए। पत्राचार के नियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है राजभाषा का, उसको पढ़ना जरूरी है। संसदीय राजभाषा समिति क्या होती है, हिंदी कार्यान्वयन समिति क्या होती है, नराकास क्या होते हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। राष्ट्रपति का आदेश क्या है, राजभाषा संकल्प क्या होते हैं, राजभाषा संघ की राजभाषा नीति क्या है, ये संघ की राजभाषा नीति के बारे में भी जानना जरूरी है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय क्या है और इसका दायित्व क्या होता है, किस तरीके से इनका काम होता है। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, किसकी मांग उठ रही है, और 12 प्रह क्या होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आप नहीं छोड़ सकते हैं।
सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो काम होता है आपका अनुवाद का। तो अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन भी बहुत जरूरी है और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ट्रांसलेशन अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों तरीके से पूछा जाता है, जिसमें आप जो बैंकिंग शब्दावली है उसको भी याद करना पड़ेगा। बैंकिंग शब्दावली में वित्तीय शब्दावली हो गई, बैंकिंग शब्दावली हो गई, और इसके लिए आप आरबीआई की जो शब्दावली है उसको देख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग शब्द भी आप पढ़िए इनको, प्रशासनिक शब्दावली है, जो एब्रीविएशन होते हैं बैंकिंग उनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये शब्दावली भी आपको पढ़ना है, शब्दावली आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अनुवाद कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो बैंकिंग परिपत्र होते हैं यानी सर्कुलर्स होते हैं उनसे सेंटेंस निकालकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिसूचनाएं होती हैं, नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, उसके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं यानी उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऑफिस के जो ऑर्डर्स होते हैं, रिपोर्ट है, कार्यालय पत्र हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, प्रेस विज्ञप्तियां आती हैं, उन सभी को लेकर आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राजभाषा अधिकारी की परीक्षा में जो राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, आर्टिकल्स है, नियम हैं, एक्ट हैं, उन सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रशासनिक शब्दावली को नहीं छोड़ा जा सकता है, और जो ट्रांसलेशन है इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, और जो छोड़ना है वो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं कि उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या छोड़ना चाहिए और क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर मेंस का जो एग्जाम हुआ था राजभाषा अधिकारी का 2024 में, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि वाक्य अनुवाद यानी सेंटेंस ट्रांसलेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो थे 13 क्वेश्चन। प्रशासनिक शब्दावली या वित्तीय शब्दावली के प्रश्न थे 11 प्रश्न। राजभाषा नियम और अधिनियम से 10 क्वेश्चन पूछे गए। शब्दावली को मिलान यानी मैचिंग, एक तरीके से शब्दावली के बारे में ही पूछा गया, तो इसके क्वेश्चन थे 6, और अनुच्छेद आधारित भी प्रश्न आए थे 5। इसके बाद अगर हम बात करें, ये 24 का था, अगर हम 25 की बात करें तो शब्द अनुवाद के 6 प्रश्न, वाक्य अनुवाद से 10 प्रश्न, सही अनुवाद मिलान 6 प्रश्न, सही अनुवाद का चयन करना 8 प्रश्न, राजभाषा अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान से 10 प्रश्न, अनुच्छेद आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन जो होंगे वो शब्दावली से आने ही आने हैं क्वेश्चन। इसके बाद राजभाषा का जो ज्ञान है उससे भी आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ट्रांसलेशन है, शब्दावली है, राजभाषा है, इससे आपके क्वेश्चन आने ही है। जो टॉपिक आपको बताए गए हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप हिंदी व्याकरण में टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन राजभाषा के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये तो मुख्य परीक्षा के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और उसमें क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और ये जो 2 प्रश्न होते हैं वो 2 पैसेज होते हैं। एक पैसेज होता है अंग्रेजी का और दूसरा होता है हिंदी का। तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद एक पैसेज हो गया, और हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना हो गया दूसरा पैसेज। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं जिसको आपको टाइपिंग करना है। तो टाइपिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ हिंदी पर ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि हिंदी में हम यूज टू नहीं होते हैं और हिंदी ही यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब आप मुख्य परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राजभाषा नीति से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजभाषा अधिनियम और नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नियम क्या कहता है, कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। संविधान के जो भाषाई अनुच्छेद होते हैं 343 से 351 है, 120 है, 210 अनुच्छेद है, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। बैंकिंग ज्ञान यानी बैंक में आप जॉब करने जा रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसके बारे में भी चेक किया जाता है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन का जो स्किल है वो किस तरीके से ट्रांसलेशन करना चाहिए, क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम सरल तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और साथ में देखा जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरीके से, साथ में आपका जो एजुकेशनल
बैकग्राउंड है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने क्या किया है, किस तरीके से पढ़ाई किया था, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो राजभाषा अधिकारी का नया पैटर्न है उसके हिसाब से जो सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए और किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमने डिस्कस किया है। अगर आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और IXMB के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी तैयारी हो सकती है 50% फास्टर। और अगर आपको किसी विषय में कोई भी चीजें पूछनी है तो आप इस नंबर पर या फिर इसमें ईमेल कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इसके रोड मैप के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे किस विषय को देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।